इस लाइन को भी गलत समझते हैं। इंडिया दैट इज भारत मतलब दो नाम है, इंडिया और भारत। नहीं नहीं, इंडिया दैट इज भारत, सैमसंग दैट इज मोबाइल, मोबाइल दैट इज आईफोन। अंतर था कि नहीं? सैमसंग व्हाट, आईपॉड, म्यूजिक फोन व्हाट, दैट इज मोबाइल। मोबाइल व्हाट, विच कंपनी, दैट इज आईफोन। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया से दैट इज वाले रास्ते पे बैठा के भारत की यात्रा कराएंगे आपको इन्हीं आर्टिकल के माध्यम से। समझ आए? आज आपको उस नंबर का चश्मा डला देंगे जिससे अब आपको हर अखबार, हर आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत दिखेगा। इंडिया दैट इज भारत नाम क्यों आया होगा, कैसे आया होगा, इसको समझते हैं। देखिए, सितंबर 1948 की बात है, मेरे ख्याल से 18-19 सितंबर होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने यह प्रश्न आया कि हमें नामकरण करना है। तो नामकरण दिवस, नामकरण सेरेमनी हुई भाई। नामकरण सेरेमनी के तहत ये डिसाइड हुआ कि नाम क्या रखें। बहुत से नाम निकल कर के आए संविधान सभा के सामने। कुछ ने कहा कि नाम रखें हिंदुस्तान, कुछ ने कहा नाम होना चाहिए भारत, कुछ ने कहा भारतवर्ष, कुछ ने कहा भारत भूमि, कुछ ने कहा इंडिया होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग नामों के प्रपोजल आए। अधिकतर नाम आए कि भारत, भारतवर्ष, भारत भूमि, इस तरह का जिक्र होता रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली डिसाइड किया कि हम नाम रखेंगे इंडिया दैट इज भारत। कहते ठीक। मॉडर्न थिंकर ये कह रहे थे कि नाम इंडिया होना चाहिए, और जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं वो ये कहते थे कि नाम भारत होना चाहिए। इसलिए दोनों ही को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिया और भारत रखा गया। लेकिन इतना सिंपल तो नहीं हो सकता ये, जैसे हम पढ़ लेते हैं। इसका कंसेप्ट तो कहीं और डीप होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इस तरह से सेटिस्फाई ही कर रहा है लोगों को? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी होगी कि कौन से ग्रुप्स क्या मांग रहे हैं और कौन से ग्रुप्स नहीं। एक्चुअली में वो जो मॉडर्न थिंकर हैं और वो जो ट्रेडिशनल थिंकर हैं, वो अपने आप में इंडिविजुअल थिंकर्स के तौर पर काम नहीं कर रहे। उनके पीछे उन सभी समर्थकों की, उन देशवासियों की भावनाएं बोल रही थी जो ये चाहते थे कि नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। तो ये इंडिया और भारत को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग फैक्शंस अलग अलग आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं, अलग सिद्धांतों को दर्शाते हैं। क्या उनका संकल्प रहा होगा, कैसी उनकी अभिलाषा रही होगी कि ऐसा नाम रखा जाए, तो उसे समझना जरूरी है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उन सिद्धांतों को, उन अभिलाषाओं को एक जगह देने का प्रयास किया। क्योंकि संविधान क्या है, मैंने भी बताया, समाज की इच्छा जो स्टेट में निहित है, संविधान से आ रही है, सरकार उसे जमीन पर उतार रही है। ये कहानी। अब इंडिया दैट इज भारत, इंडिया एक मॉडर्न नेम है। ये कैसी बातें हैं? इंडिया बड़ा मॉडर्न, भारत बड़ा ओल्ड। ऐसा मॉडर्न ओल्ड जैसी चीज़ें नहीं होती। इंडिया शब्द भी ग्रीक से आता है, इंडोई। तो इंडिया तो वो अभी तो नहीं दिया होगा, परसों आके उन्होंने ग्रीक। ग्रीक खुद कब आया साम्राज्य, है ना? तो चलिए इन नामों के महत्व को समझेंगे तो इनकी फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई कंसेप्ट को समझ में आसानी होगी। भारत के अनेक नाम हैं। कितने नाम हैं? अनेक। क्यों होंगे इतने नाम? भारत की विविधता को दर्शाता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, नाम अनेक होने चाहिए, उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या होगा? आपको यदि आज उद्देश्य समझ आ गया तो भारत शब्द का अर्थ समझ आ जाएगा। बताइए उद्देश्य क्या होगा? नाम अनेक, उद्देश्य एक। उद्देश्य है कि सदा अपने चरित्र का, मानसिकता का, समाज का विकास करने की ओर अग्रसर रहें, उन्नति की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहें, और वह भी जन कल्याण के हित में। तो सही मायने में संस्कृत शब्द भारत से जो मीनिंग निकलता है वह है अग्नि। अग्नि, द फायर। भार शब्द का मतलब वह जो मेंटेन किया जा रहा है, वह जो धारण हो रहा है। क्या? अग्नि मतलब फायर, मतलब जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, ज्ञान ग्रहण करने की जिज्ञासा, पिपासा, प्यास। तो वह जो सदैव विकास करना चाहता है, वह जो सदैव जानना चाहता है, सदैव सीखना चाहता है, वह भारत है।
तो किसी देश से, किसी नेशनैलिटी से, किसी कंट्री से हों, किसी एथनिसिटी, किसी रेस, किसी कल्चर, कस्टम, मैनर से हों, भारतीय हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। क्योंकि भारत क्या है? वह जो सदैव जानना चाहता है, जो सीखने के पथ पर चलता है, सीखने की राह पर चलता है। इसलिए पार्लियामेंट की एंट्री के गेट पर एनग्रेविंग एक चीज, वासुदेव कुटुंबकम, द वननेस, द वननेस, द होल वर्ल्ड is one in that sense, the oneness of the mankind, the oneness of the humanity। भारत यही तो उद्देश्य रखता था पहले दिन से, इसलिए तो भारत के अनेकों नाम हैं, क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है। तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुइज्म क्या है? वे ऑफ लाइफ। इसलिए कवि कहते हैं कि कारवां आते गए, भारत बनता गया, हिंदुस्तान बनता गया। बस यही तो भारत है। आज से नहीं है, सदियों से ऐसा। जब से भारत है तब से भारत ऐसा ही है। जब से भारत ऐसा है, भारत तभी से भारत है। समझ आई बात? अनेक विवरण मिलते हैं इस शब्द भारत के भी। एक तो मैंने अग्नि के माध्यम से संस्कृत के लिटरल सेंस से बता दिया। एक शब्द आता है, अगर वेदों में जाएं, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में जाएं, कि वैदिक ऋग्वेद की 7वीं पुस्तक 18वां सूक्त क्या बताता है? कहते हैं कि त्रित्सु राजवंश के, त्रित्सु डायनेस्टी के, त्रित्सु डायनेस्टी है। डायनेस्टी बसरा भी हो सकती है, बोपाराय हो सकती है, यादव डायनेस्टी। लेकिन हमारा एथनिक स्टॉक क्या है? हमारा कबीला क्या है? ट्राइब क्या है? तो भारत ट्राइब के त्रित्सु डायनेस्टी के एक शासक थे, सुदास। का युद्ध होता है रावी नदी के किनारे। किनसे? द कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के समूह से। वो 10 राजा अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इसे दशराज्य युद्ध कहा गया है, दशराजना युग भी कहा गया है, दहराजना युग भी कहा गया है। आई बात समझ में? अब इसे आप कितनी ही सेंस में लीजिए। अगर इसे फिलोसॉफिकल सेंस में रहना है तो सुदास इसलिए है क्योंकि वह इंद्रजीत है। उसने 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो सुदास वही है जो इंद्रियों को जीतता है। आई बात समझ में? ईश्वर का सबसे सुलक्षणा दास कौन हो सकता है? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। तो वो 10 राजा एक तरह से 10 इंद्रियां हैं। लेकिन अब हिस्ट्री एस्पेक्ट से जाएं तो बस 10 राज्य कॉन्फेडरेसी बना करके आक्रमण करना चाहते थे रावी नदी पर। भारत ट्राइब के त्रित्सु वंश के राजा सुदास ने युद्ध जीत लिया। इतने पॉपुलर हो गए, इतने फेमस हो गए कि उस क्षेत्र का प्रत्येक प्राणी में जीव जंतु सब आ जाते हैं। उनसे जोड़ना चाहता है खुद को कि कहां से आए हो? लैंड ऑफ भारता। कहां से आए हो? लैंड ऑफ भारता। माने कहना चाहते हैं द लैंड ऑफ सुदास। सुदास कौन है? भारत ट्राइब का। तो अब सुदास भारत ट्राइब से है, तो हर कोई खुद को किस ट्राइब से जोड़ना चाहता है? आज भी तो ये क्रेज होता ही है। कोई खुद को ग्रीक से जोड़ना चाहता है, कोई मैसेडोनिया से जोड़ना चाहता है, कोई किसी से जोड़ना चाहता है कि नहीं? तो वो क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, कहाँ से हो? भारत ट्राइब से हैं। क्या भारत ट्राइब से? राजा सुदास के बारे में नहीं सुना? 10 राजाओं को पराजित करके चक्रवर्ती बने हैं वो। क्या बात है, वहाँ से कहते हैं। तो मशहूर हो गया द लैंड ऑफ भारतास। तो ये भारत ट्राइब से आता है, भारत का नाम। अब ये सेकुलर भी है क्योंकि इसमें रिलीजियस स्टोरी कम है, सेकुलर स्टोरी ज़्यादा है। ये एक ट्राइब और नेचुरली ट्राइब से ही स्थापित हुए हैं और वेदों में जस्टिफाइड है क्योंकि वेदों का क्षेत्र भी 7 नदियों का क्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश वही है। रावी नदी के किनारे युद्ध होता है। तो भारत क्या बता रहा है? भारत शब्द संविधान के इस आर्टिकल में भारत की प्राचीनता को दर्शाता है।
भारत के वैभव को, गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है, भारतीय ऐश्वर्य को दर्शाता है, भारत की अमिट परंपरा को दर्शाता है। और कितनी ही नेगेटिव ताकतें आ जाएं, 10-10 इंद्रियां, 10-10 राजा, भारत पराजित होने वाला नहीं किसी कॉन्फेडरेसी के सामने, यह दिखाता है। लेकिन उसके बाद भी आप कौन है? सुदास हैं। भारत वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि सभी एक हैं। तो इसलिए भारत ट्राइब ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई। त्रित्सु डायनेस्टी सुनी आपने? द ट्राइब, द वननेस, वसुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ से कंसेप्ट गणराज्य नहीं समझ आ रहा? तो संस्कृत में भारत शब्द का अर्थ भारत गणराज्य है, यानी कि वह अग्नि। आई बात समझ में? फिर कुछ कहानियाँ और भी हैं, कुछ पुराणों में जाएं तो पौराणिक कथाएं बताती हैं कि ये भारतवर्ष है। वर्ष माने उस समय में रिल्म, वर्ष इस तरह से या वर्ष इस तरह से या वर्ष इस तरह से, माने रिल्म। ज्योग्राफी में आपने रिल्म पढ़े होंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो दैट इज द, उस समय में इसको ऐसे समझिए कॉन्टिनेंट। तो इंडिया के, भारत कॉन्टिनेंट को बाकियों से अलग, तो भारतवर्ष बाकियों से अलग दिखाने के लिए स्थापित किया। तो भारतवर्ष क्या है? राजा भारत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भारत, जिनके वंशज आगे कौन हुए? पांडव और कौरवास। जो राजा भारत, कहाँ के भारत राजा हैं? हस्तिनापुर के। तो वो क्योंकि चक्रवर्ती हैं, भारत चक्रवर्ती। और वहीं से फिर सारी गौरव गाथा आगे चलती है। हस्तिनापुर, महाभारत आपने देखा सारी कहानी, और फिर वहीं से सारा आता है। तो आप कहते हैं ना भारत वंश के, तो कौरव और पांडवास खुद को भारतवंशी कहते हैं ना, तो फिर वहाँ से एक कहानी चलती है। तो इसको इस तरह से भी एक लेजेंडरी स्टोरी के तौर पर भी प्रमाणित किया गया है। आई बात समझ में? यहाँ पर भी आपको आपके पास्ट को लेकर के एक गर्व महसूस कराया जा रहा है कि विजय है, और अच्छाई बुराई की लड़ाई, कौरवा पांडवास। कौरव अधर्म दिखाए जा रहे हैं, पांडवा धर्म। तो जैसे वहाँ ज्ञान इंद्री कर्म इंद्रियाँ है ना, वहाँ यहाँ पर भी देखिए अधर्म धर्म की लड़ाई दिखाई गई। तो जो अधर्म का पतन करके धर्म स्थापित करे, जो अधर्म के पतन से धर्म उभरता है, यह धर्म ही भारत है। भारत स्वयं एक धर्म है। तो धर्म यहाँ पर रिलीजन नहीं है, भारत एक जस्टिस है, भारत एक न्याय है। तो जो सदैव न्याय के पथ पर है वह भारत है। और जब जब अन्याय खत्म होता है तो जन्म लेता है एक भारत है। तो ग्रेटर इंडिया का कंसेप्ट है, लार्जर इंडिया का कंसेप्ट है। इसलिए भारत संस्कृति है, कोई पर्टिकुलर कंट्री का मॉडर्न नेम नहीं है। भारत सभ्यता को दिखाता है, भारत आपकी संस्कृति को दिखाता है। और इंडिया क्या है? इंडिया को एक नेशन होने की भावना कहाँ से आती है? कॉमन हेरिटेज से। और वो हेरिटेज क्या है? कॉम्पोजिट कल्चर, अनेक संस्कृतियों को अपने भीतर समाहित करने वाला वह भारत यहाँ पर बताया गया। तो एक अर्थ ये भी है। एक शब्द भारतवर्षम यह भी मिलता है कि जिसके दक्षिण छोर पर समुद्र है, जिसके उत्तरी छोर पर एबोर्ड ऑफ स्नो है, उसके भीतर जो क्षेत्र है वह भारत है। तो यह भारत है। आई बात समझ में? अथाह समुद्रों से अथाह पर्वत श्रृंखलाओं तक जो फैला है वही भारत है। तो इस वे में भी द लैंड ऑफ भारताज, भारत रूलर और भारता ट्राइब, तो इसको भारत। तो इस तरह से एक नाम एक लीनियज से आ रहा है भारतवर्ष रूलर से, एक नाम एक ट्राइब की लीनियज से आ रहा है। दोनों ही चीज़ों में गर्व बड़ा है, दोनों ही मामलों में लोग, उस जगह के लोग खुद को भारत से जोड़ना चाह रहे हैं, कभी ट्राइब के माध्यम से, कभी राजघराने के माध्यम से। तो दोनों ही के साथ लोग जोड़ना को चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों ही के पीछे नज़र क्या आती है? गौरव गाथा है। तो भारत क्या है? आपने पढ़ा भी होगा, भारत की गौरव गाथा। भारत तो एक गाथा है। बताइए, भारत कोई क्षेत्र है क्या? क्षेत्र इंडिया है, लेकिन वो क्षेत्र किस गाथा को सुनाता है? गौरव गाथा को। और वो गौरव गाथा क्या है? वह भारत है। तो इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो एक देश है, कैसा?
गौरव, सम्मान, संस्कृतियों के मिलन से सराबोर इंडिया, दैट इज भारत। यदि इंडिया ही छोड़ देते तो बात बनती ना। भारत लिखना बड़ा जरूरी है। इंडिया जैसे कि एक कंटेनर है, अंदर माल क्या भरा है? भारत। इंडिया जैसे कि एक डब्बा है, खोला तो निकला क्या? भारत। और भारत क्या है? अभी बताया। किसी धर्म विशेष से जाना जाता है? नहीं। किसी पंथ, समाज, साम्राज्य से जाना जाता है? नहीं। लेकिन फिर भी क्या है? एक संस्कृति है, अपने आप में क्या है? एक सभ्यता है। किस धर्म से जुड़ी हुई सभ्यता है? किस संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता है? एक ऐसी सभ्यता है जो प्रत्येक धर्म, प्रत्येक कुल, प्रत्येक पंथ को क्या सिखाती है? मानवता। ये बड़ी बात है। तो किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई सभ्यता नहीं है। सभ्यता है तो फिर क्या सिखाती है? हर धर्म विशेष को क्या सिखाती है? मानवता। वह कौन है? भारत। तो इंडिया का कैरेक्टर क्या है? इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया दैट इज ह्यूमन। इंडिया क्या है? भारत। इंडिया दैट इज यूनिवर्सल। इंडिया क्या है? भारत। इंडिया दैट इज वननेस। इंडिया क्या है? द टेरिटोरियली लिमिटेड कंट्री, बट दैट इज भारत। तो दैट इज मीन द होल वननेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बहुत आगे जाता है। प्रत्येक जीव जहां तक बसता है वहां तक जाता है, क्योंकि वह भारत है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में क्या प्रयास करता है? हाईएस्ट ऑर्डर को अचीव करने का। ऐसा विवेकानंद कहते थे 1893 शिकागो में, कि वो हाईएस्ट ऑर्डर को अचीव करने का प्रयास करता है। हर सोल हाईएस्ट ऑर्डर की ओर बढ़ना चाहती है, हर इंडिविजुअल सोल। दैट्स इट। तो वो भारत है। तो भारत आपकी संस्कृति को बताता है, आपके सेकुलर कैरेक्टर को बताता है, मानवता को दर्शाता है, आपके विकास को, उन्नति को दर्शाता है। ये बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, भारत इंडिजीनियस को बताता है। तो आपका भारत शब्द इंडिजीनियस है, ये सबसे बड़ी बात। पर्शियंस ने हिंदी या हिंदुस्तान कहा, ग्रीक्स ने इंडिया कहा, इंडोई कहा, इंदस कहा, संस्कृत में सिंधु कहा। लेकिन इन सब से इतर, पर्शियंस ने ही बाद में हिंदुस्तान भी कहा, मैंने बताया। इन सब से इतर जो यहीं ग्रंथों से उभर रहा है, पुराणों से, और सबसे बड़ी बात, जो टर्म फोकलोर से आ रही है, अपभ्रंश भाषाएं जैसी होती हैं, जो जमीन से उठ करके आ रहा है शब्द, वह भारत है। कबीलों से उठ करके आ रहा है, वह भारत है। आई बात समझ में? लेकिन फिर इंडिजीनियस होने का मतलब कि फिर आप ही का है। फिर वहीं पर मैंने बताया कि उसका दर्शन क्या है? दर्शन बड़ा विस्तृत है, वो ब्रह्मांडीय है। तो दर्शन क्या कहता है? ब्राह्मण है। भारत क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है? जो अपने नॉलेज के हॉरिजॉन्स को ऑलवेज एक्सपेंड करता है, जैसे यूनिवर्स ऑलवेज एक्सपेंड हो रहा है, वह ब्राह्मण है। प्रत्येक नर नारी, प्रत्येक प्राणी इस ब्रह्मांड में अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ब्राह्मण हो रहा है। तो ब्राह्मण है, भारत है। भारत का ज्ञान हुआ तो ब्राह्मण है। भारत का ज्ञान हुआ तो ब्राह्मण है। आई बात समझ में? और ब्राह्मण है तो ज्ञान क्या हुआ? कि भारत है, वरना बात बनती ही नहीं। आई बात समझ में? दैट्स इट। तो ब्राह्मण बाद में, बहुत बाद में जाके किसी एक कम्युनिटी को बोला गया, किसी एक क्लास को बोला गया, और फिर उसे पैट्रियार्की में बदल दिया। पैट्रियार्की अलग बात है। ब्राह्मणिज्म पैट्रियार्की में देखो तो बड़ा घातक है, लेकिन ब्राह्मणिज्म को ब्रह्मांडीय कंसेप्ट में देखो तो वो तो शाश्वत है। प्रत्येक नर नारी ब्राह्मण है, जीव जंतु भी ब्राह्मण है। यदि विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ब्राह्मण हैं, विकास ही तो हो रहा है। प्रत्येक कण में ब्राह्मण है। आई बात समझ में? क्योंकि ब्रह्मांड है। तो इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बताया गया। भारत जिसने लगातार कई संस्कृतियों, कई सभ्यताओं के मिलन से खुद के एवोल्यूशन को कंटिन्यूअस रखा, समृद्ध होता गया, विस्तृत होता गया, विविध होता गया, और अंततः
उस सभ्यता, उस संस्कृति, उस पराकाष्ठा से होते हुए उन वैल्यूज़, उन कस्टम्स, उन कल्चर, उन मैनर पर बेस्ड आज एग्जीक्यूट हो रहा है द मॉडर्न के भी मॉडर्न वर्जन में एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज इंडिया। जड़ें वहीं फंसी नहीं हुई आज हमारी, हम वहीं रुक नहीं गए, हमने वहीं विकास की गाथा को ठेर नहीं कर दिया। आज हम ग्लोबल विलेज की ओर बढ़ना चाहते हैं। आज हम विश्व के सभी धर्मों के साथ, जाति पंथ संप्रदायों के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके, उनमें एकता का भाव देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम विश्व को एक उद्देश्य की ओर लीड करना चाहते हैं। आज हम मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंसेप्ट्स, मॉडर्न सिस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। हम इंडिया है। ये इंडिया वेस्टर्न इंडिया नहीं, जो लोग आरोप लगाते हैं कि इंडिया और भारत की लड़ाई है, भारत मने ग्रामीण, इंडिया मने अर्बन, ऐसा कुछ नहीं है। हर ग्रामीण स्तर पर पंचायतें हैं, और वह जो लोकतंत्र की बात करते हैं, गणराज्य की बात करते हैं, हर कण में इंडिया है। लेकिन वह हर गणराज्य, हर लोकतंत्र का हर उद्देश्य केवल जन कल्याण से निहित है, वह भारत है, क्योंकि वह हमारी वैल्यूज है, वह हमारा कस्टम कल्चर मैनर है। आई बात समझ में? क्योंकि ना लोकतंत्र किसी की मोनोपोली है, ना लोकतंत्र किसी की मोनोपोली है। ठीक उसी तरह से वैल्यू, कस्टम, कल्चर, मैनर विश्व भर में हर जगह पर व्याप्त थे। मनुष्य सदा ही आज़ाद होना चाहता था। प्राणी सदैव आज़ादी चाहता है। उसे जिस क्षण जहां आज़ादी मिली, विकास करने का मौका मिला, लोकतंत्र वहीं स्थापित हुआ था। तो लोकतंत्र तो प्रति क्षण हर जगह पर स्थापित हो रहा है। यही तो अम्बेडकर समझाते रहे कि हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं लिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मनुष्य की एग्जिस्टेंस के साथ ही फंडामेंटल हैं, और अगर वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं और हमारे में भी हैं और सदियों तक आते हर कॉन्स्टिट्यूशन में वो होंगी, तो इसमें किसने किसी से क्या लिया? क्योंकि आज़ादी तो प्रत्येक नागरिक को प्यारी है, प्रत्येक मनुष्य को प्यारी है। पिंजड़े में बंद तोता भी आज़ादी चाहता है, और आप भी आज़ादी चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ आज़ादी मिल रही है, जहाँ जहाँ आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी परंपराएं, रीति रिवाज आपको आज़ादी के भाव से जीने का अवसर प्रदान करती हैं, वहाँ लोकतंत्र है। दैट्स इट। लेकिन उसको जब आप इंस्टीट्यूशनल मैनर में, एक इंस्टीट्यूशनल वर्जन के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, गारंटीज हैं, हर तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड है, तो वो है मॉडर्न सेंस में एक नया स्टेट दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज इंडिया। इंडिया हर कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया के पास बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोविजन है। इंडिया के पास लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो बीइंग अ स्टेट, आज इंडिया फुली इवॉल्व्ड वर्जन में खड़ा है, पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ। वर्ड इंडिया इसको रिप्रेजेंट करता है कि वो जो प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है उसे डिलीवर करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमने वो इस्टेब्लिश किया है, वह इंडिया। लेकिन वह प्रत्येक इच्छा भारत के नागरिकों से, प्रत्येक मनुष्य से उत्पन्न होकर के ही आई हैं, भारतीय जड़ों से आती हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारत की वैल्यू सिस्टम, परंपरा में वो निहित हैं। यह भारत है। भारत ने कोई आज़ाद होने का कंसेप्ट अभी अभी नहीं सीखा। भारत ने कोई लोकतंत्र के कंसेप्ट अभी अभी नहीं सीखे। भारतीय दार्शनिकों की वाणियों में सदैव स्वतंत्रता का भाव है। यहाँ तक कि इतनी स्वतंत्रता का भाव है कि प्रत्येक क्षण आपको बताया जाता है कि अपनी इच्छाओं को अपने मुंह के बंधन से स्वतंत्र करें। आप तो किसी गवर्नमेंट, किसी कॉलोनियल स्टेट या किसी पॉलिटिकल पावर से आज़ाद होने की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो लिबरेशन का कंसेप्ट इतना पुराना है कि महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन निर्वाण पर आधारित है। और अगर आप पूरी दार्शनिक कंसेप्ट को पढ़ें तो मोक्ष की थ्योरी हर जगह पर सेंट्रल है, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष सुप्रीम पोजीशन पर रखा गया है। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मनुष्य प्रयास कर रहा है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। वो क्या है? द अल्टीमेट एंड द एटर्नल लिबरेशन। इनफैक्ट उन्हें कोई पीड़ा भी नहीं है इस जीवन से, लेकिन फिर भी वो जरा मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन मरण के चक्कर से। उस लेवल का लिबरेशन चाहिए कि दे वांट टू मीट द अल्टीमेट सोल, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। तो लिबरेशन का कंसेप्ट, फ्रीडम का कंसेप्ट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में हमेशा से निहित रहा है। अलग 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 संस्कृतियों में वो नज़र आता रहा है। अगर ये ना होता तो मुझे आप एक बात बताएं, क्यों कोशिश कर दी औरंगज़ेब ने उन मंदिरों को और उन ग्रंथों को जलाने की, डहाने की? कारण
विविधताएं अनेक थी, कितने मत कितने विचार होंगे, तभी तो उन्हें जलाने के प्रयास। क्यों सल्तनत रूल के समय में पूर्वी भारत से पूरी तरह से बुद्धिज्म उखाड़ फेंकने के प्रयास किए गए होंगे? सोचने के प्रयास है। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के समय में ये चीज़ें क्यों हो रही थी? तो सोचने की बात है। कारण विविधताएं ही बहुत थी। मंदिर निर्माण की शैलियां अनंत हैं, लेखन शैलियां एक से एक, भाषाएं कितनी विस्तृत हैं, पाली है, अपभ्रंश है, तमिल है, संस्कृत है। ये क्या था? ये बताता था कि डाइवर्सिटी की कमी नहीं है। कहीं क्लासिकल म्यूजिक है और कहीं फोक म्यूजिक है। ये क्या था? ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्रत्येक विविधता को दर्शाता है भारतीय दर्शन, भारत। लेकिन हर जगह पर प्रयास क्या है? अपनी एस्पिरेशंस को रियलाइज करने के, अपनी एस्पिरेशंस को फुल्ली रियलाइज करने के। तो वो एस्पिरेशंस कहीं कोई नई नहीं है कि एक नए मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट हमें किसी ने सिखा दिया और हम अब सोच रहे हैं कि वाओ अब विकास करेंगे। हम कोई आदि मानव में नहीं जी रहे थे, हम शुरू से एक संस्कृति सभ्यता के तौर पर दिख रहे थे। यह रिचनेस दर्शाता है भारत। और इंडिया क्या है? दैट भारत। आई बात समझ में? लेकिन इंडिया शब्द दिखाता है उस भारत की कमियों को भी, क्योंकि वह भारत उन मूल्यों को, उन कंसेप्ट्स को, उन संस्कृतियों को परस्पर आगे उस स्तर पर इंटैक्ट नहीं रख पाया, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन जो चाहिए थे वो नहीं इस्टेब्लिश हो पाए, वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो आज की डेट में हम इंश्योर करने जा रहे हैं बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए पहले भारत नहीं है, पहले इंडिया है। ये इंडिया, ये डब्बा जो ऑलवेज इसके अंदर के कंटेंट को इंटैक्ट, प्रोटेक्ट, सुप्रीम रखेगा, तो इंडिया। क्योंकि आज हम यहां तक पहुंचे हैं, स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाता है इंडिया। व्हाट वी हैव अचीव्ड इंडिया। एंड ऑफ विच कलर? कलर ऑफ भारत। कोई मॉडर्न स्टेट नहीं, कोई वेस्टर्न स्टेट नहीं है हमारा, ना कोई ईस्टर्न स्टेट है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट ही स्टेट है, अपने आप में विलक्षण है। यही है इंडिया, दैट इज भारत। ये कोई इंडिया शहरों वाला या भारत ग्रामीण नहीं है। और ग्रामीण का मतलब कोई पिछड़े होते हैं, शहर का मतलब कोई अगड़े होते हैं, ये ऐसा भी नहीं है। ये कोई इंडिया वेस्टर्न वाला और भारत ईस्टर्न वाला भी कंसेप्ट नहीं है। ये कोई इंडिया ऑक्सीडेंटल और भारत ओरिएंटल वाला भी कंसेप्ट नहीं है। ये तो बस बताया जा रहा है कि हमें संपूर्ण समृद्ध एक देश चाहिए, और वो कैसे बनता है? दोनों चीज़ों से। इंडिया, दैट इज भारत। बात बन गई। आई बात समझ में? तो इसलिए पहला आर्टिकल ही आपको बहुत सारी चीज़ें। अब जरा इस विचारधारा से अब जरा पूरे प्रिएम्बल को और कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए। सारे फंडामेंटल राइट्स इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि नहीं? क्यों अपनाया हमने सेकुलरिज्म? भारत वर्ड है ना, और वो क्या दिखा रहा है? विविधता। वो क्या दिखा रहा है? प्रत्येक आत्मा को विकास ही विकास की ओर बढ़ने की आज़ादी है। तो फिर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दोगे कि नहीं? फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोगे कि नहीं? कि उसको ये कहोगे कि एक ही रिलीजन, एक ही फेथ से चलो ना? अच्छा, फिर ट्राइब्स के लिए अलग से प्रोविजन क्यों बनाए? क्यों नहीं उनको ऑस्ट्रेलिया की तरह मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया? इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में कैसे है? इनफैक्ट शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया प्रोटेक्टेड हैं, जहाँ पर स्टेट्स की डेफिनेशन भी कम पड़ रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों पार्ट 21 के अंदर स्पेशल प्रोविज़न रखे गए हैं कई स्टेट्स के लिए? क्या बता रहा है? क्योंकि भारत है, भारत विविधताओं से सराबोर है, भारत विकास की ओर बढ़ने की एक इच्छा है, एक समर्पण है। लेकिन ये सब होगा कैसे? गार्जियनशिप एंड गारंटी के तहत। और वो कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। और ये गार्जियनशिप एंड गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है, किनके वाया एग्जीक्यूट हो रही है? द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ये मॉडर्न सिस्टम जो दे रहा है, ये कौन दे रहा है? इंडिया। ये इंडिया से आ रहा है, ये कम्प्लेक्सिटी इंडिया से आ रही है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप अगर इंडिया और भारत को ऑब्जर्व करें तो सब कुछ आपको क्लियरली अब सभी आर्टिकल्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात हो। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस क्या है? भारत। क्या है? भारत। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आगे तक, अशोक तक, जिधर भी देखो इक्वलिटी नज़र आ रही है। लेकिन अब इसको
हर नागरिक को इंश्योर कौन करा करके देगा? द मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, द जुडिशरी। ये कहाँ से आ रही हैं? द कम्प्लेक्स वर्जन ऑफ द स्टेट। ये क्या है? इंडिया। भारत से चल के शुरू हुआ था, इंडिया तक पहुंचा है। इंडिया दैट इज भारत क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ से चला था। कैमरा है यहाँ तक? मैं दिख रहा हूँ? कोई बात नहीं, यहाँ दिख रहा हूँ। हाँ। आप उस द्वारे खड़े हैं, मैं यहाँ से चला हूँ, इस द्वार से यहाँ तक आ गया। आपने मुझसे पूछा कौन? तो एक बंदे ने खड़े होकर के बताया इंडिया दैट इज भारत। जो वहाँ से चला था, तुमने भूल गया? वही वाला इंडिया है। तो यहाँ से चला था भारत हूँ, यहाँ आया हूँ इंडिया हूँ। लेकिन यहाँ वाले इंडिया का वजूद किस पे खड़ा है? अस्तित्व किस पे खड़ा है? मेरी पहचान किस पे खड़ी है? साथ वाले ने बताया तो यही ना, ये वही इंडिया जो भारत। पीछे जाऊंगा तो वजूद है, अस्तित्व है, पहचान है। लेकिन किस वजूद, किस अस्तित्व पर और किस पहचान पर आज खड़ा हूँ? इंडिया। तो ये तो कॉन्टिन्यूम कैरेक्टर दिखा रहा है। हम क्या कह रहे हैं? डिवाइड डिवाइड। इंडिया माने अर्बन, भारत माने रूरल। ये इंडिया और भारत की लड़ाई है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूम प्रोसेस, इट इज़ अ एवोल्यूशन, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द भक्ति सूफी मूवमेंट, दैट इज़ द ज्योति ज्योत समाना, कभी ख़त्म ही नहीं होना। लार्जर कंसाइंस को अचीव करना, ऑलवेज हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट को अचीव करना। जैसे बुद्ध के जीवन के 4 जानवर, 4 चरण, कैसे वो अंततः प्राप्त हो गए और हो गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो भारत क्या बना? इंडिया। लेकिन इंडिया किससे? भारत से। तो इंडिया दैट इज भारत। इंडिया एंड भारत वर्ड नहीं है।